संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजन पटेल ने आतंकवाद को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हाल ही में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर दुनिया भर के नेताओं और सरकारों ने जो मजबूत समर्थन और एकजुटता दिखाई है, भारत उसकी सराहना और सम्मान करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस को दर्शाता है। हमारा मानना है कि आतंकवाद के हर रूप की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। India deeply appreciates and values the strong, unequivocal support and solidarity extended by leaders and governments across the world in wake of the recent terrorist attack at Pahalgam, Union Territory of Jammu and Kashmir. This is a testimony to the international community's zero tolerance for terrorism. The Pahalgam terrorist attack represents the largest number of civilian casualties since the horrific 26/11 Mumbai attacks in 2008. Having been a victim of cross-border terrorism for decades, India fully understands the long-lasting impact such acts have on victims, their families, and society. As the UN Security Council in its statement has said, perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism must be held accountable and brought to justice. और मेरे साथ इस विषय पर मेरे सहयोगी विकास सबरो लाइव जुड़ गए हैं। विकास का रुख करेंगे। विकास, इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। एक तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और उसमें काफी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। पाकिस्तान की चारों ओर भर्त्सना हो रही है। वहीं इस बीच अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन को एक नए सिरे से शुरू किया गया है। जानकारी मिल रही है एनआईए की टीम ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। जी बिल्कुल, एनआईए की टीम वहां पर अगले दिन ही मौजूद हो गई थी और सुबह से ही वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। अब उनको ही इसकी पूरी जांच दे दी गई है। पूरा सीन क्रिएट किया है, किस तरह से आतंकवादी आए, किस किस तरफ से आए और किस तरह से उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। उसके बाद वहां से जो उनकी गोलियां थी वो बरामद हुई, उसको लेकर अब छानबीन की जा रही है कि कौन कौन से हथियार किस तरह के हो सकते हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी थी हथियारों की, कितने लोग थे, कितने ऑर्गन वर्कर्स शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उस टाइम पर कौन कौन लोग कांटेक्ट में थे और किस तरह से उनसे बातचीत हुई थी, कितने लोग इस पूरे हमले में शामिल थे, उस बारे में पूरी तहकीकात हो रही है। हालांकि इसमें कई बड़े ठोस सबूत मिले हैं, कई ठोस जानकारी सामने आई हैं, लेकिन अभी फिलहाल सुरक्षा कारणों से वो साझा नहीं की जा सकती। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ प्रीति कि बहुत बड़ी कामयाबी बहुत जल्द सुरक्षा बलों को मिलने वाली है और आतंकवादियों पर जो नकेल कसी जा रही है उसका जीता जागता सबूत आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप विकास। आतंकवादियों को पूरी तरीके से उनके पूरे मॉड्यूल के ही खात्मे के लिए लगातार एजेंसीज प्रयासरत हैं। इस बीच एक इनपुट जो सामने आया आतंकी हाशिम मूसा से जुड़ा हुआ। जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से इसे कमांडो की ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद लश्कर के लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो भारत आया। यहां पर उसने पूर्व में भी कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, आप देखेंगे तो आतंकवादियों के बीच में पाकिस्तान सेना की भूमिका कोई बहुत नहीं है। बहुत बार बैट हमले ऐसे किए गए हैं जिसमें इनके सेना के जवान शामिल होते हैं। कई बार ऐसे आतंकवादियों को मार गिराया है जिनकी पृष्ठभूमि हमेशा सेना की रही है, पाकिस्तानी सेना की रही है। तो कहीं ना कहीं इनका शामिल होना जो है वो पहले भी दर्शाता रहा है। हालांकि इस बार जो है एनआईए ने पूरी जांच में जो है कई पुख्ता सबूत हासिल किए हैं। उसके अलावा जो हाशिम मूसा है ये खाली इसमें नहीं, गगनगीर में जो हमला हुआ था उसमें ये शामिल था और कई ऐसे हमलों में ऑलरेडी शामिल था। तो कहीं ना कहीं ये रजौरी, पुंछ और कश्मीर में लगातार ही उन पहाड़ों पर ट्रैवल करता रहा है। सबसे बड़ी खास बात यही है प्रीति, हम फिर यही कहेंगे कि इसमें ऑर्गन वर्कर्स की जो है वो नेटवर्क जो उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। इस पे नकेल कसना बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत नकेल कसी हुई है लेकिन फिर भी अब इस पे काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गन वर्कर्स का एक बार जब नेटवर्क टूट जाएगा तो वो इनकी रीढ़ की हड्डी आतंकवादी की। बिल्कुल, वही तो मेन लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराते हैं और जो पूरी टोपोग्राफी है, कहां पर हमला हो सकता है, उन तमाम जगहों की पहचान, उन्हें चिन्हित करने का काम यही ओजीडब्ल्यूज करते रहे हैं
और इनकी मदद से आतंकी अपने नापाक इरादों को अंजाम देते हैं। बने रहिए विकास। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि पहलगांव आतंकी हमले के समय पर्यटक ऋषि भट्ट जिप लाइन कर रहे थे, जिसका वो वीडियो भी बना रहे थे। ऋषि ने जो वीडियो बनाया उसमें पहलगाम में घटित आतंकी घटना कैद हो गई। वहीं वीडियो में जिपलाइन ऑपरेटर फायरिंग होने पर अल्लाहू अकबर बोलता नजर आ रहा है। जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सुनिए किस तरीके से एन वक्त जब ऋषि भट्ट जिपलाइन पर उतरते हैं राइड के लिए, उससे ठीक चंद सेकंड, बल्कि इसे हम मिली सेकंड्स पहले कहेंगे, अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगाता ये जिपलाइन ऑपरेटर नजर आता है, जिससे इस बात की शक व शुबा बढ़ जाती है कि क्या ये आतंकियों का वार्निंग साइन था। क्या इस जिपलाइन ऑपरेटर को पहले से इस पूरी वारदात के होने की जानकारी थी, और अगर थी तो उसकी भूमिका क्या रही, और अगर उसे नहीं मालूम था लेकिन फिर भी वो सब कुछ होते हुए देख रहा था, तो उसने क्यों ऋषि भट्ट को ठीक उसी वक्त जब फायरिंग शुरू हो गई थी मौत के मुंह में धकेलने का काम किया, जिपलाइन पर उसे पुश किया। जरा इस वीडियो को और इस ऑडियो को जरा ध्यान से सुने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैठो। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। नहीं, तब मेरे को मालूम नहीं था। पर ये चीज मैं बोल रहा हूँ ना कि जब 23 तारीख को हम गुजरात पहुंचे, यहाँ मेरे भाई के पास बैठे, हम फैमिली मेंबर सारे वीडियो देख रहे थे, तब ये चीज हमको नोटिस हुई कि आगे के एक भी वीडियो में ये बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, इसी टाइम बोल रहा है और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। नॉर्मल जैसे कश्मीरी लुक, जैसे कश्मीरी के लोग होते हैं वैसे नॉर्मल लुक वाले ही थे। उनके दाढ़ी वगैरह सब कुछ था उन लोगों का। 2 ही बंदे को देखा है हमने, उतना भी नजदीक से नहीं, 30-35 फुट के डिस्टेंस पे। पर जो पठानी आदमी था उसने तो मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। तो ऋषि भट्ट को आप सुन रहे थे, जिप लाइन पर ये राइड कर रहे थे। उस दरमियान जो कुछ उनके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, उसे घटना के बाद जब उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ आशंका हुई, और जानकारी अब ये मिल रही है कि एनआईए की टीम इनसे इंटरोगेट करेगी, इनके बयान दर्ज करेगी। मेरे साथ लगातार विकास अब्रोल बने हुए हैं, विकास का रुख करेंगे। विकास, जिप लाइन ऑपरेटर की भूमिका संदेहास्पद नजर आती है और ऋषि भट्ट भी इसी ओर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसके न तो पहले न बाद में उनकी तरफ से ऐसा कुछ कहा गया, ऐसा कुछ उन्होंने महसूस नहीं किया, लेकिन एन फायरिंग के वक्त अल्लाहू अकबर, और अगर उसे ये पता चल चुका था कि आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने ऋषि भट्ट को राइड पर भेज दिया, मौत के मुंह में धकेल दिया। उनकी भूमिका संदेहास्पद नजर आती है। जी बिल्कुल प्रीति, आप देख सकते हैं कि पहले गोली के आवाज आती है, उसके बाद वो अपने जो नारा जो अल्लाह ऊपर बोलते हैं वो बोलते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं रोका जा सकता था उस जिप लाइन को, क्योंकि ये भी खतरा रह सकता था कि शायद क्या अगर वो उनकी जद में आते आतंकवादियों की तो शायद इनको भी मार दिया जाता। तो इन चीजों को सोचना बहुत जरूरी था। हालांकि अगर इस पर एनआईए जरूर कुछ बात करेगी, हमारा इस पर कहना कुछ बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन एनआईए ने जरूर जांच की है, उससे पूछताछ भी की होगी, क्योंकि देखिए कोई भी होगा, किसी को पता होगा कि कोई बंदा आगे कुछ
कुछ भी आगे गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए जो है वो सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। वो रोक सकता था लेकिन उन्होंने रोका नहीं, तो कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें हैं जो संदेह जरूर पैदा करती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये खास बात है कि ये भी जरूर बताया जा रहा है कि उनके साथ कुछ लोगों की मौजूदगी थी वहां पर, ऑर्गन वर्कर्स के नेटवर्क की, जो उनके लिए काम कर रहे थे वहां पर, जो उनके लिए पूरी हर जगह नजर रख रहे थे। तो ऐसे में उसकी भूमिका कैसी रही जिप लाइन वाले की, क्या वाकई वो भी इसमें शामिल था या वो भी डर चुका था, ये अब आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि इंटेरोगेशन को लेकर हम कोई भी चीज साझा नहीं कर सकते जब तक ऑफिशियल वर्जन नहीं आता। लेकिन इतना जरूर है प्रीति कि इस मामले में, इस पूरे हमले में एक पूरी तरह से इस मामले को प्लान किया गया था और इसके लिए बकायदा पूरा तरह से एक टीम तैयार की गई थी, जिन्होंने इसके और उनको काम बांटे गए थे कि कौन ध्यान रखेगा सुरक्षा बलों का, कौन ये ध्यान रखेगा कि कितने लोग हैं, कैसे निशाना लगाना है, किस किस को मारना है, कैसे कैसे करना। तो ये पूरा एक प्लान तरीके से हुआ है। इसके लिए कई लोगों की, लोकल लोगों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। अब ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा जब एनआईए की जांच पूरी होगी और किस तरह से इस ऑर्गन वर्कर में, हालांकि अभी ऐसी भी खबरें आ रही कि बहुत से लोगों को डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए, उनसे क्या खबर निकल के बाहर आ रही है उसके बेसिस पर किस तरह से आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा। और प्रति ये भी अभी तक ये जो जानकारी सामने आ रही है, अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार पहलगाम इलाके में चल रहे हैं। वहां पर जो सेना के जवान हैं, सुरक्षा बल हैं, एसओजी, वो लगातार पूरे एरिया को खंगाल रहे हैं। आतंकवादी वहां से भाग निकले हैं, इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। अगर वहां पर है उनको जरूर ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल, ये आतंकी अभी भी मुमकिन है कश्मीर में ही इनकी मौजूदगी, और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के कई ऐसे पहलू हैं, अगर वो उजागर हो जाते हैं, वो सबके सामने जाहिर कर दिए जाते हैं, तो आतंकी अलर्ट हो सकते हैं और फिर उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स प्रशासन की तरफ से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तरफ से साझा नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक काम जो किया जा रहा है वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बेपर्दा करने का, उसकी स्याह हकीकत से संपूर्ण विश्व को रूबरू कराने का काम भारत बखूबी कर रहा है। बने रहिए विकास। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। यूनाइटेड नेशंस की बैठक में पाकिस्तान को लेकर भारत ने दो टूक कहते हुए पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया। यूएन की बैठक में उप स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि भारत सीमा पर आतंकवाद का शिकार है, वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है। पाक का इतिहास आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला रहा है। पाकिस्तान में आतंकियों को फंडिंग, ट्रेनिंग, सपोर्ट सब कुछ दिया जाता है। मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को एक रोग देश, दुष्ट देश कहा। भारत ने दुनिया से आतंकवाद पर एकजुट कार्रवाई की मांग की है। तो पाकिस्तान की तरफ से भले ही अंतरराष्ट्रीय जांच समिति द्वारा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की जा रही हो, लेकिन भारत बखूबी जानता है कि अब नहीं, अब पाकिस्तान की किसी भी जरूरत को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उसे सबके सामने उसकी हकीकत बयां करना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को लेकर के कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उसे खरी खरी सुनाई। आतंकियों को फंडिंग देना, ट्रेनिंग देना, सपोर्ट देना, अपनी जमीन पर पालना पोसना। पाक एक रोग देश है, दुष्ट देश है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में खरी खरी सुनाई गई। मेरे साथ लगातार विकास अब्रोल बने हुए हैं, विकास का रुख करेंगे। विकास, पाकिस्तान चाह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जांच समिति पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन इस बार नहीं, पाकिस्तान की कोई भी टैक्टिक्स काम नहीं आने वाली हैं, क्योंकि भारत को मालूम है कि समूचा विश्व इस घटिया हरकत पर पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे में हर एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए बखूबी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लगातार पिछले काफी समय से देखा जाए तो यूएन का डेलीगेशन जो होती है या जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है, वहां पर लगातार कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे उनके खास दोस्त हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं इसमें रोड अटकाते हैं। हालांकि कई बार हाफिज सईद को आतंकी होने की घोषणा भी की गई, उसके लिए भी कहा गया है कि उसको आतंकी घोषित किया जाए। उस पर भी चाइना ने बहुत बार अड़ंगे अटकाए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार एक जो रणनीति है, सोचिए समझिए, पाकिस्तान के कुछ ऐसे देश हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ रहते हैं ऐसी योजनाओं में, ऐसी बातों में। उनके लिए भी एक बहुत जरूरी एक संदेश है कि इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की जघन्य हत्या की गई है।
ऐसे में भी उन देशों को साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कि जब भी आप सांप पालेंगे तो अपने घर में तो सांप आपको भी काटेगा। बिल्कुल। यही हालत पाकिस्तान की भी होगी, क्योंकि आज जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, कभी ना कभी वो भी पाकिस्तान वापस उन पर भी एक बार कभी ना कभी अटैक जरूर करेगा। इस चीज को उनको समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए यही समय है कि अब वो पाकिस्तान का साथ छोड़कर एक इंसानियत के नाते हिंदुस्तान का साथ दें, और लगातार जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, भारत की जितने भी आतंकी वहां बैठे हैं उनको, जिनको सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट कहता है पाकिस्तान, उनको आतंकी घोषित किया जाए, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे सैफुल्लाह हो, ऐसे कई हैं, उनको घोषित किया जाए और कहीं ना कहीं उनको सजा देनी बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान कई बार ऐसी हरकत भी करता है कि उनको घोषित तो करता है, उनको सजा तो देता है, लेकिन फिर उनको जितने भी उनके जेल है वहां पर उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान का उन्हें संरक्षण देने का काम करता है। विकास, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिन पहलुओं का आप जिक्र कर रहे हैं उसके भी कई सबूत भारत की तरफ से लगातार कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए जाते रहे हैं। हाफिज सईद को लेकर के हमने साक्ष्य दिए हैं कि एक तरफ आप उसे कस्टडी में होने की बात करते हैं, लेकिन वही हाफिज सईद वहां पर पब्लिक गैदरिंग में जाता है, 26/11 का मास्टरमाइंड। और तहव्वुर राणा के मामले को हम क्यों भूलते हैं, जिसे अमेरिका से प्रत्यर्पित करके भारत लाए हैं, लेकिन उसकी जड़ें पाकिस्तान में थी, और किस तरीके से आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की इन्वॉल्वमेंट 26/11 में रही थी, ये किसी से छिपा नहीं है। तमाम साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, वरना अमेरिका उसको प्रत्यर्पण भी भारत को नहीं करके देता। तो ऐसे में अब पाकिस्तान के ये घड़ियाली आंसू कहीं काम नहीं आने वाले। सबको समझ आ चुका है कि उसकी फितरत हमेशा से ऐसी ही रही है। इस बीच भारत को वैश्विक समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल और ब्रिटेन का साथ भारत को मिल रहा है। आज भारत और अमेरिका के बीच गहरे संबंध हैं। क्वाड और 12UT प्लेटफॉर्म पर अमेरिका भारत के साथ काम कर रहा है। राजनीतिक, कूटनीतिक समर्थन मिल रहा है भारत को। ब्रिटेन भी भारत के साथ खड़ा है। दोनों देशों के बीच व्यापार और रक्षा क्षेत्र में संबंध बहुत मजबूत हैं। भारत के किसी भी कदम का विरोध ब्रिटेन नहीं करने वाला। रूस की अगर बात करते हैं तो रूस ने कारगिल युद्ध के दरमियान भारत को सपोर्ट किया। भारत रूस के रिश्ते अब भी मजबूत हैं। रक्षा, मिसाइल सिस्टम और अन्य समझौतों पर दोनों देशों के बीच सहयोग देखने को मिलता है। रूस भारत के किसी भी कदम का समर्थन करेगा, ये कंफर्म है। इजराइल की अगर बात करते हैं तो 1999 में भारत को गुप्त रूप से सैन्य सहायता इजराइल द्वारा दी गई थी। साइबर सुरक्षा, डिफेंस, इनोवेशन और एंटी टेरर ऑपरेशंस में इजराइल भारत को समर्थन करेगा। आपको बता दें, इजराइल जरूरत पड़ने पर तकनीकी मदद भी देने को तैयार है। अगर हम फ्रांस का जिक्र करें तो फ्रांस ने भी 1999 के समय भारत का समर्थन किया था। अब दोनों देशों के बीच रक्षा और एरोस्पेस में मजबूत साझेदारी है। फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान और सैन्य उपकरण दिए। फ्रांस भी भारत के हर कदम के साथ है। तो वैश्विक सहयोग भारत को मिल रहा है, और खास करके विश्व के ये मजबूत देश अगर भारत के साथ खड़े हैं तो पाकिस्तान चाहे लाख गीदड़ भपकियां भले ही चीन के सपोर्ट के दम पर देता नजर आए, लेकिन अंदर खाने वो भी जानता है कि वो कितना कमजोर है।